वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द चैप्टर नंबर 10 और आज हमारा चैप्टर नंबर 10 का सेकेंड क्लास है। आज जो है हम कैपिटल रिसिप्ट के बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था कि गवर्नमेंट बजट किसे कहते हैं। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है जो बताता है कि गवर्नमेंट की कितनी एस्टिमेटेड रिसिप्ट है और गवर्नमेंट के कितने एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। एक साल में गवर्नमेंट के कितने एस्टिमेटेड रिसिप्ट है और एक साल में गवर्नमेंट के कितने एस्टिमेटेड खर्चे हैं, ये पता कहाँ चलता है? गवर्नमेंट बजट से। एक्चुअल की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है सर? बात हो रही है एस्टिमेटेड की। ठीक है, ये जो है गवर्नमेंट बजट, इसमें या तो रेवेन्यू आइटम आएंगे या तो कैपिटल आइटम आएंगे। रेवेन्यू आइटम में या तो आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट और या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल आइटम में या तो आएगा कैपिटल रिसिप्ट या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने रेवेन्यू रिसिप्ट लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ये दो टाइप के होते हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है जी, हमने यहाँ तक लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज जो है हमारा मेन डिस्कशन किसके ऊपर होने वाला है? कैपिटल रिसिप्ट पे। पहले एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं, सर रेवेन्यू रिसिप्ट किसे कहते हैं? तो मैंने सिखाया था आपको रेवेन्यू रिसिप्ट किसे कहते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स which neither create a liability nor reduce the assets of the government। मतलब वैसा रिसिप्ट जो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट ना करे और ना ही गवर्नमेंट का कोई असेट्स को रिड्यूस करे। वैसे रिसिप्ट को हम क्या बोलेंगे सर? वैसे रिसिप्ट को हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। बताओ फिर से। जो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट ना करे और ना ही गवर्नमेंट के कोई असेट्स को रिड्यूस करे, तो वैसे रिसिप्ट को हम क्या बोलेंगे? वैसे रिसिप्ट को हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। अभी हम बात करेंगे कैपिटल रिसिप्ट के ऊपर। तो कैपिटल रिसिप्ट जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जो गवर्नमेंट के कोई लाइबिलिटी को क्रिएट करे और साथ ही साथ गवर्नमेंट के किसी असेट्स को रिड्यूस करे। तो कैपिटल रिसिप्ट किसे कहेंगे? क्रिएट अ लाइबिलिटी, जो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट करे और रिड्यूस असेट्स ऑफ गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट के किसी असेट्स को रिड्यूस करे। फिर से, गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी को क्रिएट करे या फिर गवर्नमेंट के कोई असेट्स को रिड्यूस करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे गवर्नमेंट के लाइबिलिटी को क्रिएट करेगा और साथ ही साथ गवर्नमेंट के असेट्स को रिड्यूस करेगा, तो वैसे आइटम को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। तो आगे देखो, इट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स विच ईदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी और कॉज एनी रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। या तो वो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है या फिर गवर्नमेंट के असेट्स को रिड्यूस कर रहा है। ये नॉन रिकरिंग के होते हैं आइटम और इरेगुलर इनका नेचर होता है। ठीक है जी, ये कैसे आइटम होते हैं? नॉन रिकरिंग आइटम होते हैं और साथ ही साथ इनका नेचर कैसा होता है? इरेगुलर। पहला हम पढ़ेंगे बोरोइंग। बोरोइंग किसे कहते हैं? दे आर द फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट इट्स डेफिसिट। डेफिसिट किसे कहते हैं? वो जब हमारे पास
एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं और इनकम कम हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट। जब हमारे पास हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं और इनकम कम हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं डेफिसिट। दे आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिट्स एज दे कॉज एन इंक्रीज इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इसे हम कैपिटल रिसिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की क्या होती है, इससे लायबिलिटी इंक्रीज होती है। इसे हम कैपिटल रिसिट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होती है। इसके बाद देखो, गवर्नमेंट कैन बोरो फंड्स फ्रॉम एनी ऑफ द अवेलेबल सोर्सेस। गवर्नमेंट जो फंड है वो बोरो कर सकता है। 4 सोर्सेस बता रखा है। पहला है ओपन मार्केट, मार्केट से जाकर वो गवर्नमेंट बोरो कर लेगा। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, या किसी फॉरेन गवर्नमेंट से, या फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया। तो हमने पहला पढ़ा बोरोइंग। बोरोइंग को कैपिटल रिसिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बोरोइंग से क्या होता है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होती है। बोरोइंग से क्या होता है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होती है। और जैसे ही लायबिलिटी क्रिएट होगी तो हमें पता है कि जिस चीज़ से लायबिलिटी क्रिएट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। जिस भी चीज़ से हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो या फिर कोई असेट्स रिड्यूस हो तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल असेट्स। बोरोइंग से हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। अगला है रिकवरी ऑफ लोन। हमने किसी को लोन दे रखा था, आज उस लोन का अमाउंट हमें रिकवर हो गया तो इससे मेरे असेट्स रिड्यूस हो रहे हैं। और मैंने आपको सिखाया था कि या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी या तो कोई असेट्स रिड्यूस होंगे। तो देखो यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट्स वेरियस लोन टू स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। गवर्नमेंट क्या करता है, यानी यहाँ पर हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट मतलब क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा देता है और यूनियन टेरिटरी को भी पैसा देता है। तो जब इसको उस लोन की रिकवरी होती है तो इसे क्या मानते हैं हम, कैपिटल रिसिट, क्योंकि ये इसके असेट्स को रिड्यूस कर देता है। ठीक है जी। पहला हमने जो एग्जांपल सीखा था वो एग्जांपल था हमारा, पहला जो एग्जांपल हमने सीखा था बोरोइंग, वो एग्जांपल था लायबिलिटी क्रिएट होने का। सेकंड जो एग्जांपल है हमारा रिकवरी ऑफ लोन, ये जो एग्जांपल है ये किसके ऊपर है बाबू, ये एग्जांपल है हमारा असेट्स रिड्यूस होने वाला। अब आगे देखो, अदर रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट में 2 पॉइंट दे रखा है। पहला जो है डिसइन्वेस्टमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा इसको। ये कंपनी है BSNL, गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट को लग रहा है कि यार इस कंपनी में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट का उल्टा होता है डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रही है, से मान लो गवर्नमेंट के पास, इसके पास 100% शेयर थे गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके कुछ परसेंट शेयर को मार्केट में बेच दिया आम लोगों के पास। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट उस कंपनी से पैसा निकाल रही है। देखो, इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट और द होल ऑफ शेयर्स ऑफ सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। PSU अपने क्लास 11th के BST में पढ़ा होगा। PSU किसे कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसे गवर्नमेंट चलाती है। तो अगर गवर्नमेंट उसके शेयर्स को बेचती है या तो आधे या तो पूरे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब देखो, गवर्नमेंट शेयर खरीद रखी रहती है तो उस गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, एसेट्स। जब गवर्नमेंट उसे बेचना शुरू कर देती है तो गवर्नमेंट के इससे एसेट्स क्या हो जाते हैं, रिड्यूस। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फिर डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाएगा तो इसे आप नोट कर लो बाबू, अच्छा पॉइंट है। स्मॉल सेविंग, इट रेफर्स टू द फंड रेज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम जनरल पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट ने पब्लिक से पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट के रूप में पैसा ले लिया या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में पैसा ले लिया, तो इससे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल सेविंग। यहाँ पर गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है
इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, कैपिटल एसेट्स। दे आर ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स एज इट लीड्स टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। सही समझ में आ गया? हाँ सर, अच्छे समझ में आ गया, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो। घमंड नहीं है मुझे, 0% घमंड। आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे बजट एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। तो आइए देखिए, बजट एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ये भी एक्चुअल नहीं होता है, ये क्या होता है, एस्टिमेटेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द कमिंग फिजिकल ईयर। कितना गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है उसे हम क्या बोलते हैं, बजट एक्सपेंडिचर। ये दो टाइप का होगा, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या तो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, तो देखो, जो ना ही कोई असेट्स क्रिएट करे और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस करे, थोड़ा सा उसका उल्टा है। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट्स एन एसेट्स, कोई असेट्स क्रिएट ना करे नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ना कोई असेट्स क्रिएट करे और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस करे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाँ जी सर, इसे हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इनको नॉर्मल काम करने के लिए जितने भी खर्चे आते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। वो सारे क्या होते हैं, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है पेमेंट ऑफ सैलरी। जो गवर्नमेंट सैलरी पे कर रही है वो भी क्या है, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेंशन पे कर रही है वो भी क्या है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी पुलिस वुलिस जो चला रहे हैं गवर्नमेंट, वो भी सब क्या है, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब लास्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लो, जो हमारे असेट्स को क्रिएट करे और लायबिलिटी को रिड्यूस करे। तो इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच इधर क्रिएट्स एन असेट्स और कॉज एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। या तो हमारे असेट्स को क्रिएट करे या हमारे लायबिलिटी को रिड्यूस करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या होते हैं बाबू, हमारे नॉन रिकरिंग के नेचर के होते हैं। जैसे बिल्डिंग पे खर्चा कर दिया, रोड पे खर्च कर दिया और हमने कोई लोन का पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब हमारा चैप्टर में प्रैक्टिकल यूनिट शुरू होता है। यहाँ तक जो हम बातें किए थे वो सारे किस में था, थ्योरी था। अब हम प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा और थ्योरी है, देख लो। टाइप्स ऑफ बजट, बजट के टाइप। तो बजट 3 टाइप का होता है। पहला सरप्लस बजट, दूसरा डेफिसिट बजट और तीसरा बैलेंस बजट। पहला सरप्लस बजट, दूसरा डेफिसिट बजट और तीसरा बैलेंस बजट। जब गवर्नमेंट के रिसिप्ट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के इक्वल होंगे, मतलब जितना गवर्नमेंट ने पैसा लिया उतना ही गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा बजट कैसा है, बैलेंस बजट है। सरप्लस बजट, जब हमारे पास पैसा ज़्यादा आया है और खर्च कम आया है, मतलब गवर्नमेंट के रिसिप्ट ज़्यादा है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम है। और डेफिसिट बजट, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और पैसा कम आया है। ठीक है जी। बजट 3 टाइप का होगा। सरप्लस बजट,
डेफिसिट बजट और बैलेंस बजट। बैलेंस मतलब जितना रिसिप्ट आया उतना ही एक्सपेंडिचर है। सरप्लस बजट पैसा ज़्यादा है, रिसिप्ट ज़्यादा आया है और एक्सपेंडिचर कम है। डेफिसिट बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रिसिप्ट कम है। कोई डाउट? नोट करो इसे। डेफिसिट बजट मतलब क्या हो गया? एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज मोर देन रिसिप्ट। मतलब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और गवर्नमेंट की रिसिप्ट कम है। तो इसके 3 कारण हैं। पहला तो है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है फिजिकल डेफिसिट और तीसरा है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। और पहले ना इसका इम्प्लीकेशंस भी एग्जाम में आता था, बट वो सिलेबस से रिमूव हो गया, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। रेवेन्यू डेफिसिट को मैं डिफाइन करता हूँ। पहला क्या था हमारा? रेवेन्यू डेफिसिट। फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको खुद आ जाएगा। मतलब रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू खर्चे ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर रिसिप्ट कम है, तो इसको डिफाइन कर सकते हो। इट रेफर्स टू excess of revenue expenditure over revenue receipts। थोड़ा काम की बात बता दो। बताओ सर। सुनो, अगर रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है, अगर रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है, रेवेन्यू मतलब होता है जो रोज रोज का काम हो करते हैं गवर्नमेंट। अगर रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? या तो गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है वह बहुत कम है, मतलब गवर्नमेंट जो पैसा रिसीव कर रही है टैक्स रेवेन्यू से, नॉन टैक्स रेवेन्यू से, वो बहुत कम है। या तो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंस है वह बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो गवर्नमेंट को या तो अपने रिसिप्ट को बढ़ा देना चाहिए या फिर अपने एक्सपेंस को कम कर देना चाहिए। तो ये लाइन लिखवा देता हूँ मैं रेवेन्यू डेफिसिट में। स्टेप्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बोल रहा है स्टेप्स? क्या क्या स्टेप्स है? पहला स्टेप है रिड्यूस एक्सपेंडिचर, और दूसरा स्टेप है इंक्रीज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है जी। अगला जो है फिजिकल डेफिसिट पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ दे रखी है, बट वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप खुद पढ़ लेना सेल्फ रेडी। फिजिकल डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिखता हूँ।
फिर क्लियर होगा और हमारा। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। लेकिन इस टोटल रिसिप्ट में एक चीज नहीं आएगा, बोरोइंग। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। इस टोटल रिसिप्ट में क्या नहीं आ रहा है सर? इस टोटल रिसिप्ट में बोरोइंग नहीं आ रहा है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। अगर क्वेश्चन में आपको बोरोइंग दे रखा है तो उसका मतलब समझ लो कि उतना ही फिजिकल डेफिसिट है। मतलब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हो गए हैं और गवर्नमेंट के इनकम कम है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस खर्चे को टैकल करने के लिए जो बोरोइंग करती है, उसी बोरोइंग को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल डेफिसिट। आप टोटल एक्सपेंडिचर को क्या लिख सकते हो? वेरी गुड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यार एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसिप्ट क्या लिख सकते हो? रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। लेकिन क्या नहीं आएगा यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट में? जी सर, बोरोइंग नहीं आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक और फॉर्मूला लिख सकता हूँ मैं, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। मैंने सिखाया था आपको टैक्स रेवेन्यू। अरे भाई रेवेन्यू रिसिप्ट में दो आता है, एक टैक्स रेवेन्यू आता है, दूसरा क्या आता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। और कैपिटल रिसिप्ट में 3 आइटम आता था, एक तो था बोरोइंग, दूसरा था रिकवरी ऑफ लोन, तीसरा अदर रिसिप्ट। तो यहाँ बोरोइंग नहीं आएगा, यहाँ आता है रिकवरी ऑफ लोन और प्लस अदर रिसिप्ट्स। क्योंकि बाबू हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो किसके इक्वल होता है? बोरोइंग के इक्वल होता है। और लास्ट कॉन्सेप्ट आज के लिए, लास्ट कॉन्सेप्ट है प्राइमरी डेफिसिट। तो इसका फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिर से तोड़े क्या फॉर्मूले को? चलो तोड़ते हैं। फिजिकल डेफिसिट को आप लिख सकते हो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। वही बात को मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है। चलो छोटी मोटी बातें और सिखा दो। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर क्या क्या रहा हो? टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर क्या क्या आ रहा था? वेरी गुड, बोरोइंग प्लस रिकवरी ऑफ लोन प्लस अदर रिसिप्ट। और ये अदर रिसिप्ट के अंदर दो पार्ट था, एक तो था डिसइन्वेस्टमेंट और दूसरा था स्मॉल सेविंग। तो बाबू मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो गया है, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।